पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, इस वायर के दो एंड के अक्रॉस कोई सेल कनेक्ट किया, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस इन दो एंड्स के बीच का है V, है ना। मतलब इस टर्मिनल को A नाम दे रहा हूँ, इसको B नाम दे रहा हूँ, तो VA माइनस VB की वैल्यू, हाँ बोलो बेटे। इस सेकंड एक्सप्रेशन में क्या लिखा है? सेकंड एक्सप्रेशन में मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी है बेटे। नहीं सर, उसके भी आगे। उसके आगे, उसके आगे तो कुछ नहीं लिखा, बस मैंने इसी को इंटर मतलब E अच्छा समझा सर। मल्टीप्लाइड बाई E को E स्क्वायर लिख दिया, बस इसी को रीअरेंज किया है इधर उधर, है ओके ना। सर, ओके समझा। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं V बाई L, है ना। तो E को मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो I की क्या वैल्यू आ जाएगी, करंट मेरे पास आ जाएगा N E स्क्वायर टाउ A डिवाइडेड बाई 2M इंटू V बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, है ना। अगर L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई L। ये बात समझ में आती। हाँ सर। अब देखो या इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया हुआ है वो किसके बराबर है, 2m डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A मल्टीप्लाइड बाई करंट, है ना। अब ध्यान दो, ये जो क्वांटिटी है बेटे, ये वाली क्वांटिटी, ये एक गिवन कंडक्टर के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू है क्या। सर वो E इक्वल टू V बाई L कैसा है, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बेटे, सर E इक्वल टू V बाई L कैसा है? E इक्वल टू V बाई L कैसे आया, उसको अभी आप मतलब ऐसा याद ही कर लो अभी के लिए, है ना। फिर जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना, तब उसको मैं ठीक से समझा पाऊंगा, वरना अभी उसी को समझाने में अपना 15-20 मिनट जाएंगे। तो अभी के लिए आप उसको याद ही रख लो, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन ये होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, है ना। तो फिलहाल के लिए जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब अपन इसको डिटेल में समझ लेंगे कि ये कैसे आया है। अभी आप ये याद रखें। क्या ये बात समझ में आती है वैसे। अब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो सर्कल किया हुआ है, इसमें m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is magnitude of charge of electron, n जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब,
जो टाउ मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, across which potential difference V is applied, है ना। And A is area of cross section of conductor. Is area of cross section of conductor. तो देखो M और E तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गए, है ना। यस सर। N जो है वो क्या है, N किस पे डिपेंड करेगा, N डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, N डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ टेबल ऑफ कंडक्टर। ठीक है। टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। सर वॉल्यूम भी ना थोड़ा सा, क्या बोल रहे हो बेटे? डेंसिटी भी ना सर। हाँ, डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता बेटे। एन जो है, एन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। फॉर ए कंडक्टर एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे कॉपर है तो कुछ भी टेम्परेचर है उसके लिए एन की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो जरूर क्या होगा, टाउ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टाउ का क्या होगा बेटे, टाउ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो रैंडम मोशन वाली स्पीड है ना मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाएगी। और रैंडम मोशन वाली स्पीड बढ़ जाएगी तो टक्करें जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, यानी दो टक्कर के बीच का टाइम कम हो जाएगा ना बच्चा, यस सर। है ना। सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी ना। हाँ, तब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, अब ये मतलब अब एक बात बताओ कि जैसे एक कोई पर्टिकुलर कंडक्टर है, मान लो कॉपर का वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, उसकी लेंथ फिक्स है, उसका टेम्परेचर फिक्स है। तो ये जो रेड सर्कल में जो मैंने क्वांटिटी बनाई हुई है, ये कांस्टेंट हो गई ना, इसका मतलब जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज ए Yes, sir. कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। सर एक बार वापस रिपीट करोगे? हाँ बेटे, क्या बता रहा हूँ मैं, देखो मास तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्या है जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। हाँ ई जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एन कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है उसके। तो अगर आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो, कॉपर का कॉपर ही रख रहे हो, तो एन की वैल्यू फिक्स है। रिलैक्सेशन टाइम भी
मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर मटेरियल चेंज नहीं करते हो, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो, तो रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स है ना। उसी तरह से क्या है, लेंथ और एरिया जो है वो तो वायर की प्रॉपर्टी है ही सही। वायर अगर आप सेम रखते हो तो लेंथ और एरिया उसका सेम है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक गिवन कंडक्टर के लिए ये जो क्वांटिटी मैंने सर्कल कर रखी है, ये एक टेम्परेचर पे फिक्स वैल्यू रहेगी इसकी? हाँ सर। मतलब क्या है, आपने कोई कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर के अक्रॉस आप क्या कर रहे हो, ना उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, ना लेंथ चेंज कर रहे हो, ना एरिया चेंज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जा रहे हो। या आपको क्या करना है, उसमें से फ्लो करने वाला करंट को बढ़ाना है, करंट को बढ़ाना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा आपको, करंट को दुगना करने के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस को भी दुगना करना पड़ेगा क्या? या करंट को 3 गुना कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 गुना हो जाएगा क्या? हाँ सर। है ना। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि फॉर अ गिवन कंडक्टर at a fixed temperature, current is directly proportional to the potential difference applied across it. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Current is directly proportional to potential difference applied across, है ना। And this law is called as Ohm's law. This law is called as Ohm's law. V किसके बराबर आ रहा है जी, 2m by n e square tau into L by A multiplied by I. सर SC और V इज इक्वल टू IR में डिफरेंस क्या है? सर हाँ, तो ये जो ये क्वांटिटी 2ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ये आर है ना। ये रेजिस्टेंस, इसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस, है ना। उसके पीछे की क्या कहानी है, इसको रेजिस्टेंस ही क्यों नाम देते हैं, आप ऐसे समझिए कि हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे ना, I इज इक्वल टू V अपॉन 2mL बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, क्या ऐसा भी लिख सकते थे इस इक्वेशन को? इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया, बस कुछ नहीं यस किया, सर, ऐसे लिखेंगे। यस सर। है ना। अब आप ध्यान दो कि मान लो मैंने दो अलग अलग कंडक्टर लिए बच्चों, मैंने क्या किया, दो अलग अलग कंडक्टर लिए, ठीक है। यस और सर। एक कंडक्टर के लिए ये वाली जो वैल्यू है ये कम है, दूसरे कंडक्टर के लिए ये वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब, और क्या किया, दोनों कंडक्टर में मैंने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, V को क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, जिस कंडक्टर के लिए ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसमें से करंट कम फ्लो करेगा ना। यस सर। हाँ सर। है ना। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से जो ज्यादा होने पे करंट को कम कर देता है।
है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना। इस क्वांटिटी को क्या नाम कहते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। की क्या वैल्यू आएगी भाई, 2ml डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, टाउ ए। है ना। और इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटे, अगर इस रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम्स, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। OHM, ओम, है ना। एंड व्हाट इज 1 ओम बच्चों, है ना। 1 ohm is the resistance of a wire in which 1 ampere current flows. Resistance of a wire in which 1 ampere current flows when a potential difference of 1 volt is वन। when potential difference of 1 volt is applied, है ना। अगर कोई वायर ऐसा है कि आपने क्या किया, एक सेल लगा दिया, 1 वोल्ट का सेल उसके अक्रॉस लगा दिया, और उसमें से कितना करंट फ्लो करने लग जाता है बच्चों, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लग जाता है, तो हम क्या कहेंगे, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। 1 ओम। ऐसे वायर के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कितना, 1 ओम। क्या ये बात समझ में आती है? यस। ओके। अच्छा, अब जब आपने रेजिस्टेंस को इतना लिखा है 2ml डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ a, तो इसमें से भी हम क्या करते हैं बच्चों, इन क्वांटिटीज को अलग अलग कर लेते हैं, इतनी क्वांटिटी को अलग कर लेते हैं और इतनी क्वांटिटी को अलग कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यार ये जो राइट वाले सर्कल में जो हमने लिखा है ना L और A, ये तो क्या है, ज्योमेट्रिक चीज है, समझ रहे हो, ये तो क्या है, ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। ये बात समझ में आती है? और बाकी जो चीज बच गई, जो लेफ्ट हैंड साइड के सर्कल में लिखा हुआ है, ये सब क्या है, देखो ये सब मटेरियल पे डिपेंडेंट पैरामीटर्स है। These parameters are dependent on क्या, मटेरियल, है ना। इनका लेंथ और एरिया से मतलब नहीं है, और ये क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है, ऑन मटेरियल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे डिपेंड,
वो नहीं डिपेंडेंट है, वो ही तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बिकॉज ऑफ एन एंड टाउ वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। यस सर, वैल्यू चेंज होगी अलग अलग। तो क्या है, ये जो क्वांटिटी है इसको नाम दे देते हैं रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है उसे। इसका सिंबल होता है रो, और रेजिस्टेंस को हम क्या लिख देते हैं, रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा रो एल बाई ए, है ना। जैसे अगर कोई आपसे यूं कहे कि बताओ कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है, तो इस स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बनता, समझ रहे हो। क्योंकि आपको साथ में ये भी पूछना पड़ेगा कि भैया कितना लेंथ का है कॉपर का वायर, उसका एरिया कितना है, ये तो बताओ। नहीं, लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर क्या है कोई पूछे तो आप फटाफट बता सकते हो। रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होगा जी, रेजिस्टिविटी इज 2m ne square tau 2m बाई एन ne square tau। टाउ, है ना। सर ये कांस्टेंट फॉर वन मटेरियल होगा ना। ये कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। समझ रहे हैं बच्चा। हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। फॉर अ गिवन वायर एस फॉर ए गिवन कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर शब्द यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के अपन सेमीकंडक्टर भी पढ़ेंगे, उसमें ये स्टेटमेंट सत्य नहीं रहेगा। फॉर ए गिवन कंडक्टर as temperature increases the relaxation time tau decreases, therefore resistivity rho and resistance increases। समझ में आती बात बेटे। हाँ सर।
क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, है ना? क्या ये चीज समझ में आर Yes, इक्वल sir. टू मिलता है ये तो ओम। देखो जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक कॉपर का वायर है और इसके अक्रॉस हमने क्या किया, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है ना? इस वायर की लेंथ L है और रेडियस इसकी R, ठीक है? उसी तरीके से क्या है, एक और कॉपर वायर है, उसकी लेंथ L/2 है और उसकी रेडियस R/2 है ना? उसके अक्रॉस भी मैंने क्या किया हुआ है बच्चों, V पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस भी लगाया हुआ है ना? तो हमें पता लगाना है, दोनों कॉपर वायर हैं, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, ठीक है? तो हमें पता लगाना है फाइंड द रेशियो ऑफ current in the two wires and the drift speed of electrons in the two wires. Find the current in the two wires and the drift speed of electrons in the two wires.
बोलिए बच्चों, देखो कैसे करेंगे। सर रेशियो 2:1। सर कॉपी कर रहे थे। जैसे फर्स्ट वाले केस में इसको केस 1 नाम देता हूं मैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो करंट को क्या लिखूंगा, V बाई पहले वायर का रेजिस्टेंस। सेकंड में लिखेंगे करंट को V बाई दूसरे वायर का रेजिस्टेंस। तो I1 बाई I2 का क्या रेशो आ जाएगा जी, R2 R2 बाई by R1. R1। R2 को लिख लेंगे रो इंटू L, L उसकी लेंथ, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बाई 4, और R1 हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर, है ना। तो रो L बाई पाई R स्क्वायर से रो L बाई पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, क्या ये 2:1 के बराबर आ जाएगा। बोलिए जी। Yes, sir. अच्छा, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैसे करें। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है बच्चों, I इक्वल टू NAEVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, I अपॉन NAE, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वायर 1 डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वायर 2 का क्या रेशो हो जाएगा, I1 अपॉन, देखो N तो कॉपर कॉपर के हैं दोनों, तो N दोनों के लिए सेम है। तो N A1, E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और ये हो जाएगा I2 अपॉन NA2E। E। तो क्या हो जाएगा ये I1 बाई I2 इंटू A2 बाई A1, क्या ये वैल्यू आ जाएगी, I1 बाई I2 इंटू A2 बाई A1। अब I1 बाई I2 का रेशो तो 2:1 पता कर लिया। एरिया का कैसे देखें, दूसरे वाले की रेडियस R बाई 2 है, तो पाई IR R square by 4 pi R square. पाई बाई, स्क्वायर तो क्या ये 1:2 1/2। है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन 1 अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन 2 का क्या रेशो आ जाएगा बच्चों, 1/2। क्या ये बात समझ में आती। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप एक और तरीके से शायद इसका रेशो पता कर सकते थे, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा बेकार ही होता है यार। सर हमें कुछ दिया नहीं ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है ना, E tau by 2 m. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ बेटे, हाँ। अच्छा, पहले इसको देख लो सब लोग, ये वाला कॉपी कर लो, फिर ऑल्टरनेट मेथड की बात करेंगे। डन सर। By 2 MV. है ना। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ऐसे लिखते हैं ना, ई टाउ बाय 2m,
है ना। अब देखो क्या है, VD1 अपॉन VD2। हाँ बोलो बेटे। by 2mv आएगा ना? 2m क्या आएगा? E नहीं, यही होता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही है फंड। ओके सर। तो ये हो जाएगा कितना, E बाई एम से E बाई एम कैंसिल हो जाएगा, तो E1 टाउ 1 डिवाइडेड बाई E2 टाउ 2, कैसा लिख सकते हैं? अच्छा, इनफैक्ट टाउ वाउ भी कैंसिल हो जाएगा, तो E1 बाई E2 ही आ जाएगा सीधे सीधे। क्यों बेटे? सर मटेरियल प्रॉपर्टी इसलिए। हाँ, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना भाई। हमने बताया था ना, जैसे हर कॉपर वायर के लिए टाउ सेम है, एन सेम है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है बच्चों? V बाई एल। V by L. तो इधर लिख लेते हैं V बाई L1, इधर लिख लेंगे V बाई L2। तो ये वैल्यू L2 बाई L1 के बराबर आ जाएगी क्या? और दूसरे Yes, वायर sir. की लेंथ L/2 दी हुई थी और पहले वायर की लेंथ L दी हुई थी, तो इस हिसाब से भी देखोगे तो ये 1/2 आ जाता है बच्चों, यस। है ना। समझ में आई ये बात बच्चों? हाँ सर। हो गया सर। है ना। अच्छा, और देखो, और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मान लो मेरे से कहा जाए कि अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस कैपिटल R, है ना। द वायर इज stretched to twice its original length. Find the percentage change in its resistance. Find the percentage change in its resistance. उसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है।
देखो बच्चों, ट्राई करना चाहते हो इसको या मैं बताऊं? हाँ सर, एक मिनट हाँ सर, ट्राई करिए। सर सर, कर ट्राई रहे कर रहे हैं। करिए करिए। डन। क्या आंसर आया बेटे? 100। नहीं नहीं, सर एरिया चेंज होगा कि हाँ कांस्टेंट सर, एरिया हाँ ये आपको सोचना है जी। हमने खींच के एक वायर को लंबा कर दिया तो क्या होगा? सर 300। 300, यस यस, वेरी गुड बेटे। देखो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए ना। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। फाइनल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? फाइनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फाइनल एरिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एरिया जो है वो हाफ हो जाना चाहिए पहले वाले का? जो इनिशियल Yes, sir. रेजिस्टेंस था आपका वो रो एल बाई ए के बराबर था। अब बाद वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो इंटू नई वाली लेंथ डिवाइडेड बाय नया वाला एरिया। तो क्या ये 4 टाइम्स रो एल बाई ए हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. तो क्या इसको 4 आर लिख सकता है? अब बात आई किसकी? परसेंटेज परसेंटेज। चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखेंगे? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो कितना आ जाएगा ये? क्या ये 300% आ जाएगा? 4R माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। बोलिए बच्चों। यस सर। है ना? सर लास्ट प्लेट दिखाइए ना। हम्म।
गया बेटे? यस हो गया। देखिए, अच्छा एक बात और, रेजिस्टिविटी को हमने कितना कहा है बेटे? रेजिस्टिविटी को 2m डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ ऐसे कहा है। बोलिए जी। यस सर। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, जो कि बराबर हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाई 2m के, उसको नाम देते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी SI यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या ये बात समझ में आती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ये कंडक्टिविटी और जो करंट डेंसिटी होती है उसमें डायरेक्टली रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? हमने ये पढ़ा है करंट किसके बराबर होता है? V बाई R। R को क्या लिखते हैं? 2m अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाई A, ऐसा लिखते हैं ना बच्चों? हाँ सर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? देखो ये जो V बाई L लिखा हुआ है ना, V बाई L, क्या इसको E लिख सकते हैं क्या? और I मेरे पास हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2m इंटू E इंटू एरिया। और ये NE स्क्वायर टाउ बाई 2m, क्या इसको सिग्मा लिख सकते हैं क्या? यस द कंडक्टिविटी। I डिवाइडेड बाई एरिया को क्या लिखते हैं बच्चों? सिग्मा ई। पिछली क्लास में सीखा था हमने, करंट अपॉन एरिया को क्या लिखते हैं? करंट अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, J। तो हमारे पास करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायरेक्ट रिलेशन ऐसा आ जाता है, J इक्वल टू सिग्मा E। J इज करंट डेंसिटी, sigma is conductivity, E is intensity of electric field। क्या ये चीज समझ में आती है? सर आपने वहाँ 2n क्यों लिखा है? 2n स्क्वायर। सॉरी 2 नहीं आएगा,
हो गया सर। अच्छा, एक बात और आप इसमें ये समझिए कि जैसे क्या है, अगर मान लो हमारे पास एक कोई इस तरह का सर, ये एक क्या है? मेटेलिक बार है ना, ये ऐसा एक मेटेलिक बार, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी डेप्थ है। ब्रेड ना सर। हाँ, ब्रेड्थ या डेप्थ। ओके सर। अब मान लो क्या है, मैंने ये दो क्रॉस सेक्शंस के अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो क्या होगा वो रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है रो, find its resistance across terminals as shown. क्या ये कैलकुलेट कर पाएंगे जी? हाँ सर। सर नेट रेजिस्टेंस ढूंढना है ना पूरे कंडक्टर का? हाँ, मतलब नेट मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मतलब ही होता है पूरे कि इसका। हाँ, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो तो। रो एल बाई DH डी एच, क्यों बेटे? हाँ सर। अच्छा, अगर यही वायर दे दिया जाए मुझे, लेकिन क्या है, इसका रेजिस्टेंस अभी मेरे को पता लगाना है किस टर्मिनल के अक्रॉस, ये ऊपर और नीचे के अक्रॉस पता लगा। सर देन रो एच बाय एल डी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा भाई रेजिस्टेंस इसका, इस केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एच डिवाइडेड बाई एल टी, रो एच डिवाइडेड बाई एल टी, है ना। बेसिकली हमें ध्यान क्या लिखना है कि रेजिस्टेंस लिखते समय जो लेंथ लिखनी होती है वो क्या होती है, वो जिन दो टर्मिनल्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस बीच आपने, का लेंथ। है ना, उनके अलावा।
और एरिया क्या होता है, उस लेंथ के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो। नहीं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोमिनेटर में आएगा सर। हम्म, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डिनोमिनेटर में आता ही है, रो एल बाई ए तो फॉर्मूला है ही ना अपना। क्यों बेटे? हो गया सर। हो गया भाई? ओके। नहीं सर, एक मिनट। डन सर। 1 मिनट सर। हम्म। डन। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस की। ओमिक डिवाइसेस किसे बोलते हैं? दोज डिवाइसेस which follow Ohm's law, है ना? That is, current is directly proportional to एक्चुअली कंडक्टर के टाइप से नहीं। conductor। है ना? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम। उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? ओमिक डिवाइसेस। बेसिकली इन डिवाइसेस में अगर आप करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटे? वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन भी किधर से पास हो रही होगी? ओरिजिन से पास हो रही, है ना? नौ कौन से डिवाइसेस ओमिक डिवाइसेस होते हैं? ऑल कंडक्टर्स आर ओमिक डिवाइसेस, है ना? अब अगर नॉन ओमिक डिवाइसेस की बात करें तो वो कैसे होते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस में क्या होता है? करंट और वोल्टेज में ग्राफ लीनियर नहीं बनता बेटा। अलग अलग डिवाइस में अलग अलग ग्राफ बन जाता है। जैसे अगर मैं एक डायोड की बात करूं तो डायोड में ग्राफ ऐसा बनता है ना? अगर आप एक वैक्यूम ट्यूब की बात करो तो उसमें ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। डायोड मतलब क्या होता है?
डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जैसे जो अपन एलईडी एलईडी जिसको बोलते हैं ना, एलईडी भी एक तरह का डायोड ही होता है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटे? लाइट एमिटिंग डायोड। वो ऐसा डायोड होता है जो कि लाइट एमिट करता ओके सर। है ना। जैसे वो सर दिवाली की लाइट लगाते हैं ना अपन लोग डेकोरेशन पे, उसमें एलईडी लगे हुए होते हैं छोटे छोटे। या फिर एलईडी टीवी भी आते हैं, उसके अंदर भी कई सारे छोटे छोटे बल्ब लगे हुए होते हैं। दे आर बेसिकली डायोड, है ना। तो सर सेकंड वाला स- ग्राफ किसके लिए है? ये वाला ग्राफ है बेटे वैक्यूम ट्यूब्स के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं बेटे? ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि एम्प्लीफिकेशन करने के काम, है ना, वोल्टेज को एम्प्लीफाई करने के काम आता मतलब वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। है बढ़ाने के लिए। ओके सर। और ऊपर वाला? ऊपर वाला डायोड्स के लिए, है ना। अब इनके लिए एग्जैक्टली कारण ऐसा क्यों होता है भाई, डायोड का ग्राफ ऐसा क्यों होता है, ये हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई सारे डिवाइसेस में आईवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। जिनमें होता है उनको क्या कहते हैं? ओमिक डिवाइसेस, है ना। जैसे ये जो डिवाइसेस हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं, तो एग्जांपल्स में आप क्या बता दोगे? डायोड्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब के सब कैसी हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब हम सर बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स किस। के लिए भी ग्राफ डायोड के जैसा होगा ना? ट्रांजिस्टर्स का ग्राफ थोड़ा सा, हाँ, मतलब अगर हम उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो ग्राफ उसका डायोड के जैसा हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में क्या होता है बेटे? ट्रांजिस्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिवाइस होता है, उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जनरली जो डिवाइसेस हम सब पढ़ते हैं उनमें 2 टर्मिनल के डिवाइस होते हैं, है ना। जैसे कंडक्टर है 2 टर्मिनल डिवाइस है, सेल है 2 टर्मिनल डिवाइस है, कैपेसिटर है 2 टर्मिनल डिवाइस है, बल्ब है, कुछ भी ट्यूबलाइट है दो। लेकिन ट्रांजिस्टर एक ऐसा स्पेशल डिवाइस है जिसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3। 3 टर्मिनल होते हैं। तो 3 टर्मिनल होते हैं, तो आप किस टर्मिनल से करंट का ग्राफ बना रहे हो उसके हिसाब से ग्राफ अलग अलग तरीके का बन सकता है ना। तो ट्रांजिस्टर के लिए कोई एक आईवी ग्राफ के रूप में ग्राफ नहीं होता, अलग अलग ग्राफ उसके बनते हैं। तो वो तो जब पढ़ेंगे जब अपन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ओके सर। ये बात समझ में आती है बेटे? ओके। यस सर। अब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड बाय अ डिवाइस। देखिए बच्चों, क्या है, हमारे सर्किट्स में 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है और दूसरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है ना। जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर, वो क्या करता है? कंज्यूम। इट ऑलवेज कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जैसे जो सेल होते हैं, सेल,
सेल क्या करते हैं बेटे? सेल सप्लाई it can supply or consume electrical energy. देखो सप्लाई तो सबको पता है ही, सही है ना। कंज्यूम कब होता है? जब बेटे सेल को भी तो चार्ज कर सकते हैं ना अपन, हाँ सर। है ना। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है तो उसको चार्ज करते हैं कि नहीं करते? तो जब आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो तो उस समय वो क्या कर रही होती है? तब वो कंज्यूम एनर्जी करती है। कंज्यूम कर रही होती है। कौन सप्लाई कर रहा होता है उसको एनर्जी? चार्जर। चार्जर, मतलब चार्जर तो नहीं, हमारे घर के जो घर में प्लग जो हो बिजली सर्किट आ रही बोर्ड सर्किट। है ना, जो पावर सप्लाई हमारे घर को प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है ना बेटा। यस सर। सर वो एक्चुअली कंज्यूम नहीं, स्टोर कर रहा होता है ना। हाँ तो कंज्यूम करके स्टोर कर रहा है मतलब, और क्या। ओके सर। कंज्यूम तो कर ही रहा है ना। यस सर, ले हाँ रहे देखो, हैं। हाँ सर। स्टोर का अपोजिट होता है डिसिपेट। डिसिपेट नहीं कर रहा, ये बोल सकते हो क्या? वो एनर्जी क्या नहीं कर रहा? डिसिपेट नहीं कर रहा। क्यों? ये बात समझ में आती? यस सर। तो होता है, उसको क्या होता है? सेल। अब देखो, बेसिकली अगर कोई आपके पास कोई भी डिवाइस है जिसका सिंबल अपन ऐसे एक ब्लैक बॉक्स के रूप में बनाते हैं, एनी डिवाइस, किसका? है ना। अगर मान लो उस डिवाइस में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा पोटेंशियल टू लो। है ना। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है। हाई पोटेंशियल का मतलब जब चार्ज लेफ्ट टर्मिनल पे था, मतलब इस डिवाइस में एंटर कर रहा था, तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी। और जब वो यहाँ पे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, है ना। यस सर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो एनर्जी इस डिवाइस ने ही कंज्यूम करी? Yes. हाँ। यस सर। इफ करंट थ्रू अ डिवाइस flows from high potential to low potential, then the device consumes electrical energy, है ना। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है ना, उसका नाम होता है लोड। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। तो ये वाला डिवाइस क्या हो गया? लोड हो गया, ठीक है। और उसी तरह से अगर कोई डिवाइस में से करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो होने लग जाए, कैसे फ्लो होने लग जाए? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, जैसा कि सेल में होता जनरली। तो उसमें क्या हुआ? चार्ज लो पोटेंशियल एनर्जी पे एंटर किया और डिवाइस से बाहर निकलने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, है ना। वो अचानक से तो बढ़ेगी नहीं, किसी ना किसी ने एनर्जी सप्लाई करी होगी तभी एनर्जी बढ़ी है। वो एनर्जी हम क्या कहेंगे? किसने सप्लाई किया है? इस चलिए। डिवाइस ने सप्लाई की, है ना। तो ये डिवाइस किसका काम कर रहा है? सोर्स का। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है।
हम कहेंगे इफ करंट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, then device supplies electrical energy। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? then device supplies electrical energy। अब चाहे एनर्जी सप्लाई करे या एनर्जी कंज्यूम करे, मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है ना। तो इस केस में क्या था, मान लो इस टर्मिनल को A नाम दो, इस टर्मिनल को B नाम देते हैं। तो जब चार्ज मान लो T टाइम में कुछ Q चार्ज फ्लो कर जाता है ना, या DT टाइम में DQ चार्ज फ्लो कर जाता है, तो A पॉइंट पे उस चार्ज की एनर्जी क्या थी? एनर्जी एट A was dq into potential of A, और एनर्जी एट B क्या हो गई? dq into potential of B। सर ये थोड़ा एक बार रिपीट करो ना, DQ भी है क्या है? देखो dq क्या है? dq is amount of charge that flows through the device ओके सर। in dt time, amount of charge that flows through the device in dt time। और ध्यान दो बेटे, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है बेटे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। ओके सर। ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर dq चार्ज फ्लो करता है, तो जब वो A टर्मिनल पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी dq इंटू VA। जब वो B पे पहुंचा तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? dq इंटू VB। तो ये जो dq इंटू VA माइनस dq इंटू VB, ये क्या हो गया? क्या ये एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस इन dt टाइम हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए। सर हम्म, ये लोड के लिए है या सप्लाई के लिए? लोड के लिए, लोड के लिए। ओके सर। सोर्स के लिए क्या हो जाएगा? DQ VB वो अभी अपन देखेंगे। माइनस DQ सोर्स है ना, बेसिकली सिर्फ माइनस का अंतर आएगा। तो क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा dq इंटू VA माइनस VB, ऐसा हो जाएगा बेटा, है ना।
एनर्जी कंज्यूम्ड इन dt टाइम। सर V माइनस V है ना, सॉरी VA VA माइनस VB ना। माइनस VB माइनस VB। VA माइनस VB को पोटेंशियल डिफरेंस V लिख सकते हैं, क्यों बेटे? और अगर ये तो dt टाइम की एनर्जी कंज्यूम्ड है, अगर मेरे को एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम लिखना है तो वो क्या आएगा? dq by dt। तो dt से डिवाइड करते हैं। अच्छा, dq बाई dt को करंट लिख सकते हैं क्या? तो क्या ये I इंटू V आ जाएगा क्या बच्चों? बोलिए जी। या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम ही तो पावर होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है एक डिवाइस में से I करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो? I इंटू V। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होगी बच्चों? वॉट। वॉट, जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। और बेटे अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई भी लिखना है ना तो भी उसका फॉर्मूला यही बनेगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यस सर, बस वहाँ पे dq इंटू VB माइनस VB आएगा, VM आएगा। बिल्कुल सही बात। है ना? बस कंज्यूम आएगा कि सप्लाई आएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। अगर करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है तब तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम, और अगर करंट लो से हाई फ्लो कर रहा है तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अगले पेज पे चलें भाई। यस सर। ओके। अब जैसे रजिस्टर तो हमेशा एनर्जी कंज्यूम ही करेगा, तो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय रजिस्टर का क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटे?
इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर कितना आ जाएगा? V इंटू आई, और रेजिस्टर में I और V में एक खास रिलेशन होता है, V को IR लिख सकते हैं ना? यस सर। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? I स्क्वायर R आ जाएगा बच्चों। या I को V बाई R भी लिख सकते थे, तो इसको V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। है ना? सर ये तो सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला होगा। कौन सा सर्कुलर मोशन? अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। हाँ सर। लेकिन उसमें V और R बिल्कुल अलग अलग चीज है बेटा, हाँ सर पता है ना? उसमें V होता है वेलोसिटी, R होता है है। रेडियस। रेडियस, और यहाँ पर V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है? रेजिस्टेंस। 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 तो बच्चों का भी दिमाग बिल्कुल यूनिक तरीके से काम करता है। अच्छा अच्छा, देखो देखो बेटा, मान लो हमने कहा जाए कि एन इलेक्ट्रिक हीटर has a power rating of 2 kilowatt if it is connected across a voltage supply of 200 volt, then find the current which flows through the heater. क्या बता सकते हैं बच्चों? सर इलेक्ट्रिक पावर को किससे डिनोट करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल P होता है बेटा, P। सर 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आया क्या? यस। हाँ सर। है ना? पावर को क्या लिखेंगे बच्चों? V VI। मल्टीप्लाइड बाई आई। पावर है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट को 2000 वाट लिख सकते हैं, और वोल्टेज हमने लगाया है 200 वोल्ट, तो करंट आपका एम्पियर्स में आ जाएगा। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखे हैं, तो 2000 डिवाइडेड बाई 200 बेसिकली कितना? 10 एम्पियर का करंट आ जाए, है ना? क्या ये बात समझ में आती है जी? यस सर। अच्छा, और देखो, मान लो हमसे कहा जाए कि एन इलेक्ट्रिक हीटर
has a filament of resistance 2 kilo ohm and it is connected across Sir, last week. a voltage supply of 1 मिनट रुक जाओ बेटा of 220 volts. Find the time in which it can increase the temperature of 20 liters of water from 10 degrees Celsius to 30 degree Celsius. हाँ बेटा हो गया बेटा ये वाला पेज 1 मिनट हो गया देखो बेटे ये इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर कितना आ जाएगा वो लिखते हैं अपन क्या V² बाई R वाला फॉर्मूला यूज कर लूं Yes, sir. तो हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 2000 ओम तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया ये 11 22 की 2 से 24.2 वॉट ये आया ना ठीक है अब इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टी टाइम ये कितना हो जाएगा 24.2 इंटू टी वॉट का मतलब होता है इतना जूल पर सेकेंड तो टी सेकेंड्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा ये एनर्जी कंज्यूम करके पानी को सप्लाई करेगा ये है ना तो 24.2 इंटू टी अगर मैं कर दूं तो इतनी एनर्जी इसने पानी को सप्लाई करी
पानी 20 लीटर है, 20 लीटर मतलब 20 किलोग्राम ही मान सकते हैं। पानी की डेंसिटी तो 1 किलोग्राम पर लीटर ही होती है बच्चों, है ना। और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो 20 किलोग्राम इंटू 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाना है अपने को। तो टाइम कितना आ जाएगा बेटे आपके पास? टाइम की वैल्यू आ जाएगी 20 × 20 दैट इज 2 × 2 4 इंटू 42 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 24.2 ऐसा आ जाएगा ना। क्यों भाई? तो ये आ जाएगा 42 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय क्या ये अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10⁴ सेकेंड्स ऐसा आ जाएगा बेटे? क्यों भाई? यस सर। मतलब 70,000 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, इतना मिनट आ जाए। क्यों? तो 7000 बाय 6 मिनट सर 19 आवर्स। मतलब 3500 बाय 3 मिनट। कितना आ गया जी ये? इतना मिनट आ गया। क्यों भाई? कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग गया इसको? हाँ सर, ऑलमोस्ट 19.5 आवर्स आ रहे हैं। और इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ रहा है ये? 116.7 डिवाइडेड बाय 6। 1166। 19.4 आवर्स आ रहा है। पूरा दिन लगा दिया इसने 20 सर लीटर पानी गर्म करने में। बहुत कम इसका सर काफी रेजिस्टेंस ज्यादा का। टाइम लगा। हाँ बहुत। ये एक तो बेसिकली इसका क्या है, रेजिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा ले लिया। 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है ना। अगर मान लो अब आपको पानी को जल्दी गर्म करना है तो क्या करोगे? क्या चेंज करोगे इसमें? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम कम कर देंगे, नहीं तो हाँ वोल्टेज सर। बढ़ा देंगे। वोल्टेज तो देखो जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है वही आएगा, वो आपके कंट्रोल में है नहीं। पानी कम कर देंगे। तो क्या कर देंगे? पानी। पानी तो यार एक बाल्टी तो नहाने के लिए चाहिए पानी यार। एक मग्गे से ही नहा लेगा कैसे तो? है सर भाई, पानी तो जितना चाहिए उतना चाहिए नहाने के लिए, पानी कैसे कम कर दोगे? इसका जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कम करो तुम, है ना। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है इसका? फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम करो जी। नहीं, 2 किलो यस ओम सर। है देखो। अगर मान लो मैं कहूं कि मैंने इसके फिलामेंट के रेजिस्टेंस को 2 किलो ओम की जगह मैंने मान लो 20 ओम कर दिया। 2 किलो ओम की जगह 20 ओम कर दिया तो कितना टाइम लगेगा? If resistance of above problem is changed to 20 ohm, then what will be the new time? बताओ जी।
क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ पुराना टाइम को 100 से डिवाइड कर दें? यस सर। बोलो बच्चा। भाई क्या हुआ, आपने तो रेजिस्टेंस 11 को मिनट 100 से डिवाइड किया ना, तो पावर कंज्यूम जो होगा वो इतना से बढ़ जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। और आपको जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो तो फिक्स है, तो टाइम अब 1/100 रह जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो क्या नया टाइम मैं बोल सकता हूँ 35/3 मिनट में हो जाएगा अभी काम तुम्हारा? बोलो बच्चे। 1.16 मिनट। सर 100 से क्यों डिवाइड किया, एक बार वापस बताना। देखो बेटे, 2000 से देखो 20 आ गया ना। भाई, देखो पहले 2 किलो ओम था, अब 20 ओम हो गया, तो रेजिस्टेंस कितने से डिवाइड हो गया? 20 से डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। 100 से डिवाइड हुआ। हाँ, 100 से रेजिस्टेंस किससे डिवाइड हो गया? 100 से। 2 किलो ओम था, 2 किलो ओम मतलब 2000 ओम था ना, अब कितना रह गया? 20 ओम रह गया। तो कितने से डिवाइड हो गया? क्या 100 से डिवाइड हो गया? हाँ अब सर। आप देखो, यस रेजिस्टेंस सर। अगर 100 से डिवाइड हो गया मतलब R की जगह R/100 हो गया, तो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली चीज। बोलो बेटे। तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम का क्या होगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा ना। बात समझ में आई जी? हाँ सर। यस। ओके। सर 1 मिनट 9 सेकंड्स। क्या बोल रहे हो बेटे? 1 मिनट 9 सेकंड्स लगेंगे। नहीं नहीं, लगभग 12 मिनट लगेगा। 11.6। 11 सर मिनट समझा। कुछ। अब देखो क्या है बच्चों, जब अपन लैब में जाते हैं ना, तो हमें अलग अलग वायर वहां पे बने हुए होते हैं। वो एक पर्टिकुलर मटेरियल रहते हैं, उसका कुछ डायमीटर फिक्स करते हैं, उनके अलग अलग लंबाई के टुकड़े काट काट करके रखते हैं, है ना। अब वो टुकड़े काट काट करके रखते हैं, लेकिन वो टुकड़े को देख करके हमें कैसे पता लगेगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है ना। मान लो कि आप कहो कि साहब आपने कागज चिपका दिया, तो कागज चिपका दिया तो क्या होता है कि उससे मतलब वो कागज तो धीरे धीरे खराब होता चला जाता है, कई सालों तक आप स्टोर करके रखना चाहते हो उसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसा लकड़ी का या प्लास्टिक का कोई उस पे कवरिंग बनाते हैं, है ना। और वो कवरिंग की मदद से क्या करते हैं, हम कलर कोडिंग करते हैं, है ना। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस करने का मतलब क्या है, देखो जैसे एक ऐसा लकड़ी का कुछ कवर जैसा अपन ने उस रेजिस्टर वायर के अराउंड बना देते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, अलग अलग रंग की धारियां बना देते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बना दिए जाते हैं। जैसे मान लो एक उन्होंने बना दी, कोई रेड कलर की स्ट्रिप बना दी, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, सर एक आपने क्या येलो। लिखा है? कोटिंग लिखा है, कलर। कोडिंग। कलर कोडिंग, कोडिंग। अच्छा ओके सर। फिर एक मान लो ग्रीन कलर की धारी बना दी, है ना। एक मान लो क्या किया, ब्राउन कलर की धारी बना दी, या ब्राउन इसमें दिखेगा नहीं, कुछ मान लो ऑरेंज कलर की धारी बना दी। हम्म। और फिर उसके बाद क्या किया, एक हमने
कुछ सिल्वर कलर की स्ट्रिप बना दी। ठीक है, तो इन स्ट्रिप्स का कुछ मतलब होता है, एक कोडिंग है। वो कोडिंग किस तरह से चलता है, ऐसे चलता है, हम हर कलर को एक नंबर असाइन कर देते हैं। किस तरीके से, ऐसे बी बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, मतलब 1 to 9 के लिए, हाँ, सॉरी वाइट। 0 to 9 के लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये ओके सर। कलर, ये नंबर आपको याद रखने, है ना। अब इसमें आपने आपने कितनी स्ट्रिप बनाई है, 4 स्ट्रिप बनाई। ठीक है, तो जैसे मान लो पहली स्ट्रिप रेड है ना, तो रेड के करस्पॉन्डिंग डिजिट क्या है, 2। अगली स्ट्रिप क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग कलर क्या है, 5। और उसके बाद वाली स्ट्रिप क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर क्या है, 3, तो आप लिख लो 10 की पावर 3। और लास्ट वाली स्ट्रिप क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर मतलब इसमें एरर कितनी है या टॉलरेंस कितना है, तो आप लिख दो कि ±10%। तो ये रेजिस्टेंस का पता चल गया। मतलब पहला पहला कलर बताता है फर्स्ट डिजिट, दूसरा कलर बताता है सेकंड डिजिट, तीसरा कलर बताता है एक्सपोनेंट ऑफ 10, और लास्ट कलर बताता है क्या, टॉलरेंस, है ना। इसको याद कैसे रखोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पहले वाले बी का मतलब ये जरूर याद रखना पड़ेगा आपको। पहले सर वाले बी का ब्लैक, मतलब ब्राउन है और फिर ब्लू। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। सर रॉय का ओ ना। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सर ये रॉय समझा का नहीं ओ, क्या, सॉरी, मतलब क्या, वापस समझो ना ये टॉपिक। ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, है ना, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे, और डब्लू का मतलब वाइट। ये क्या है, ये याद करने का तरीका है, वे टू मेमोराइज। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग को याद रखने का तरीका है। ठीक है, ये एक अनऑफिशियल चीज है, इसका ये तो अपन ने खुद बनाया हुआ गाना सर है ये ना। बीबी रॉय वाला। हाँ, बीबी रॉय वाला, ये तो क्या है, अनऑफिशियल चीज है। इसको मतलब ऐसे ही आप याद रखने का तरीका है। एक्चुअल तो क्या है, एक्चुअल तो जो उन्होंने कलर की कोडिंग कर रखी है वो ये है। आप ऐसे सोचो ओके सर। जैसे अपने को किसी को सीक्रेट सीक्रेट तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन पास करनी इलेक्ट्रिक जैसे। है ना। सर मतलब कोई भी वायर का रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट होगा, उस पे कलर्स दिए रहेंगे। उस पे, हाँ, उस पे अगर कलर्ड स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं
और तो आपको कलर्ड स्ट्रिप से उसका रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो ऐसे पता लगाओ। समझ में आई बात? हाँ सर। सर ये टॉलरेंस मतलब? टॉलरेंस का मतलब जैसे आपने क्या है, कुछ भाई आपने रेजिस्टेंस बनाया तो उसमें कुछ परसेंटेज एरर हो सकती है ना भाई। जैसे इतना रेजिस्टेंस है लेकिन 10% का ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब गिव समझ एंड रहे टेक। हो? कोई भी साइंटिफिक डेटा जब अपन को कोई बताता है ना, तो उसमें हमेशा एरर साथ में बतानी चाहिए उसको, ताकि जो भी आदमी उस डेटा को यूज कर रहा है वो उसको परफेक्ट ना मान ले, है ना। गुंजाइश रखे उतनी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखे। जो भी मशीन वगैरह डिजाइन कर रहा है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखे। समझ रहे हो बेटा? यस सर। ये याद रखने का तरीका। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो जो मैंने सर्कल किए हुए हैं उन सर्कल को ही आपको समझना है। पहला सर्कल आया बी, तो बी से क्या बन गया? ब्लैक। दूसरा सर्कल आया बी तो बन गया ब्राउन। फिर आया आर तो बन गया रेड। ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, ब्री से ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि अगर रिंग इस तरह की बना देता मैं। कैसी? पहली रिंग मान लो मैंने बना दी ये इस तरह की। ठीक है। फिर दूसरी रिंग मैंने बना दी कुछ मान लो ऐसी। ठीक है। फिर तीसरी रिंग मान लो मैंने बना दी इस तरह की। फिर चौथी रिंग मान लो मैंने बना दी कुछ फिर से ग्रे कलर की। तो बताओ ये रेजिस्टेंस क्या बता रहा है? सर इसमें फर्स्ट वाला कौन सा कलर है, ग्रे है या ब्लैक? पहला वाला ग्रीन। ग्रे। ग्रे ग्रे है। ग्रे ग्रे है। तो ग्रे का नंबर सर क्या है? 106 10 to इंटू 10 to द अरे पावर 2। 106 कैसे भैया? वन कहाँ से आ गया? ग्रे का कलर क्या है? सर ग्रे मतलब 10। 86 हुआ ना। अच्छा ग्रे 8। मतलब 8। 8। ओके सर। ब्लू 86 ब्लू into का 10 to मतलब the power 86 into 10 raised to 2. 10 सर टू और दी सिल्वर पावर मतलब 10 ना। 2, है प्लस ना। माइनस 10। plus minus प्लस माइनस 10, 8%. है ना। सर तो अच्छा, सिल्वर का ये मतलब ये 10 ये होता है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? देखो टॉलरेंस का मैं आपको बताता हूँ। अगर फोर्थ फोर्थ वाली लाइन जो है ना, फोर्थ लाइन अगर आपका सिल्वर है तो आपको लिखना है 10% का टॉलरेंस। अगर फोर्थ लाइन गोल्ड है तो आपको लिखना है 5% का टॉलरेंस। ठीक है। समझ में आई बात बेटे? और अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर, तो आपको लिखना है 20% का टॉलरेंस। सर नो कलर मतलब ट्रांसपेरेंट। मतलब कोई कुछ बनाया ही नहीं उन्होंने, लाइन ही नहीं बनाई। ओके सर। ठीक है। समझ में आती है बेटा? तो ठीक है भाई, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको, है ना। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट सर। हाँ। सर ये दूसरे वाले में लास्ट कलर क्या है? ग्रे। सिल्वर सिल्वर। सर ग्रे तो 10% कैसे हुआ? सिल्वर है तो। ये होता है, ये चौथी लाइन को इन सब से नहीं इंटरप्रेट करना है। अच्छा ओके ये सर। सब ये सब जो है 1 2 3 के लिए है। ठीक है। चौथी लाइन हाँ का सर। अलग ही चलेगा। चौथी लाइन का के लिए ये चलेगा।
हो गया सर। ओके ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।